नमस्कार दोस्तों, मैं आर के वर्मा साइकोलॉजी बाई आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले बच्चों मैंने पढ़ा शैशवावस्था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों अनोखा काल कहा है। अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था ये अनोखा काल जिसने कहा है वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? ये मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल एवं ब्रूस। कार्ल एवं ब्रूस ने इस काल को अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था की जो उम्र होती है ये होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की ये अवस्था होती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने अनोखा काल क्यों कहा है? क्योंकि इस अवस्था में बालक में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे अनोखा काल कहा जाता है। यानी जिस प्रकार बालक में परिवर्तन हो रहा हो उसी प्रकार से उसका नाम रख लिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। इन बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। ये पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल कहा जाता है, संचय काल, तथा उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल कहा जाता है, परिपाक काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने निर्माणकारी काल कहा है। यानी जिस प्रकार शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मैं इंजीनियर प्रदीपकांत पटेल किशोरावस्था सूला जाने लगा पर तो वो समझ लीजिए 20 मिनट का समय लगता था एक नींव। बाल्यावस्था इस नींव पर मैं पिलर या राणा दीवार साहब का को भी भिट्ठूर भेज दिया गया तो ये को थे विद्रोह के उस पर बात की। उनमें कौनसा भाग इस दीवारों पे छत का काम करता है। यानी जितनी अच्छी या जितनी मजबूत नींव होगी, पिलर होंगे, उस मकान को उतना ऊंचाई तक जो है बनाया जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि जो है बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। ये पूर्व बाल्यकाल की जो उम्र होती है ये होती है 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, तथा उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होती है 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। अब बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है बाल्यावस्था की, इसमें बालक के जो सीखने का क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। यानी सीखने का क्षेत्र जो होता है सीखने का क्षेत्र बड़ा होता है तथा
शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। सीखने का क्षेत्र बड़ा, क्योंकि बालक अभी तक शैशवावस्था में घर में ही रहता था, घर के ही सदस्यों पर निर्भर था, तो उसका सीखने का दायरा एक सीमित था। लेकिन यहाँ बाल्यावस्था में बालक घर के बाहर निकलता है, मेला जाता है, बाजार जाता है, स्कूल जाता है, वहाँ नई नई चीज़ें देखता है, तो उसके जो सीखने का क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है तथा शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। आप देखा था कि शैशवावस्था में जन्म के समय बालक का भार 3 केजी होता था, तो वो शैशवावस्था के अंत तक उसका भार 10 से 12 केजी का हो जाता था। जिस हिसाब से शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास हो रहा था, उसी प्रकार जो है बाल्यावस्था में उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास में थोड़ा स्थिरता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता है कि बालक को समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समूह में रहने की प्रवृत्ति, समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नामों से बताया है। इसे गैंग एज, टोली उम्र, गिरोह की उम्र, गंदी आयु, स्फूर्ति आयु आदि नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था में अगली विशेषता है कि नैतिकता का विकास होने लगता है। नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में देखा था कि बालक में नैतिकता का अभाव होता था, यहाँ नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में बालक को ढेर सारी आइसक्रीम दिखा दो तो वो पूरी आइसक्रीम लेगा। उससे कह दो कि भैया छोटी गुड़िया को थोड़ी दे दीजिए या बाबू को दे दीजिए, तो नहीं देगा, उसे चाहिए पूरी, क्योंकि उसमें नैतिकता का अभाव था। और यहाँ बालक में नैतिकता का विकास प्रारंभ होने लगता है। वो सही व गलत के विषय में थोड़ा बहुत जानने लगता है। बालक समझता है कि दूसरे का हिस्सा खाना गलत है। अगली जो विशेषता है वो भाषा का क्रमबद्ध विकास। भाषा का क्रमबद्ध विकास, भाषा का क्रमबद्ध विकास प्रारंभ हो जाता है। अगली विशेषता है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश किया है। प्रवेश की आयु, बालक देखा होगा कि लगभग 6 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद में ही बालकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। तो बालक घर से बाहर निकल करके विद्यालय जाता है, नए नए दोस्त बनाता है, अपनी भाषा में बात करता है। अगली विशेषता है कि बालक में समकक्षीय अनुमोदन की प्रवृत्ति पाई जाती है। समकक्षीय अनुमोदन, समकक्षीय अनुमोदन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ये समकक्षीय अनुमोदन क्या है? ये समकक्षीय अनुमोदन का मतलब होता है
साथ साथ चलना, क्योंकि बालक अपने मित्रों के साथ जैसा उनके मित्र खेल खेल रहे होंगे वही वो भी खेलेंगे, जो खिलौने वो खेल रहे होंगे वही वो भी खेलेंगे। यानी समकक्षी जैसा जो है उनके सहपाठी लोग व्यवहार कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं वैसा ही बालक खेलता है। अगली विशेषता है रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन, बालक की रुचियों में भी परिवर्तन होता है। बालक एक दिन वही खेल खेलेगा, दूसरे दिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। बालक एक दिन वही खाना खाएगा, दूसरे दिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बालक में रुचियों की परिवर्तन जो है बहुत तेज़ी से होता है। 1 घंटे बाद उसको कोई चीज़ अच्छी लगेगी और 1 घंटे बाद वही चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगली विशेषता है काम प्रवृत्तियों का दमन। काम प्रवृत्तियों का दमन, आपने देखा था कि जो शैशवावस्था में फ्रायड ने ओडिपस भावना ग्रंथि और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथियाँ बताई थी, वो ग्रंथियाँ यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, सो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी अब यहाँ पे लड़का जो है लड़के के प्रति व्यवहार करने लगता है और लड़की लड़की के प्रति व्यवहार करने लगता है। ये जो है काम प्रवृत्तियों का दमन हो जाता है। अगली विशेषता है सामाजिक कार्यों में रुचि। सामाजिक कार्यों में रुचि, बालक यहाँ सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। अपने मित्रों के साथ खेलना, बात करना अपनी भाषा में, प्रोजेक्ट बनाना आदि कार्यों में जो है रुचि लेने लगता है। अगली विशेषता है कि क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि बालक बाल्यावस्था में अपने समूह का सदस्य बन जाता है। समूह का सदस्य, बालक समूह का सदस्य बन जाता है। ये बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनको हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा। अब हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था में मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है, विचार है, परिभाषा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। परिभाषा, एक मनोवैज्ञानिक रॉस हैं, रॉस, इन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मनोवैज्ञानिक रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। दूसरे मनोवैज्ञानिक कार्ल एवं ब्रूस हैं। कार्ल एवं ब्रूस हैं, इन्होंने बताया है कि बालक खेलों के द्वारा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। कार्ल एवं ब्रूस ने बताया है कि बालक खेलों के द्वारा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। जीवन की तैयारी करता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे, या इसे हम जीन पियाजे भी कह सकते हैं या पियाजे भी कहते हैं। पियाजे, इन्होंने बताया कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों, यानी 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। पियाजे ने कहा कि अभी तक जितने खेल हैं वो जो है बालक लगातार खेलते रहते हैं, सारे खेल जो है बालक खेलते हैं।
अब बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार हो। शिक्षा, बाल्यावस्था में शिक्षा जो है सामूहिक विधियों द्वारा होना चाहिए। शिक्षा जो हो वो सामूहिक विधियों द्वारा हो। सामूहिक विधियों द्वारा हो। और ये सामूहिक विधियां कौन हैं? जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलों द्वारा शिक्षण, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलों द्वारा शिक्षण, नाटक, अभिनय आदि जो है प्रमुख शिक्षा के अंग होना चाहिए। अगली व्यवस्था जो है वो है कि भाषा का क्रमबद्ध विकास। भाषा का क्रमबद्ध विकास। भाषा का क्रमबद्ध विकास जिसे हम लोग सुबोपली के नाम से जानते हैं। सुबोपली के नाम से जानते हैं। ये 4 कौशल हैं। सु से सुनना, वो से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना। ये चारों कौशल एक क्रम में होते हैं, क्योंकि बालक जब तक सुन नहीं पाएगा तब तक वो बोल नहीं पाएगा, जब तक वो बोल नहीं पाएगा तब तक वो पढ़ नहीं पाएगा, जब तक वो पढ़ नहीं पाएगा तब तक लिख नहीं पाएगा। इनका जो है क्रम जो है एक निश्चित है, क्योंकि ऐसा अभी तक आपको कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जो वो पढ़ना जानता हो और बोलना ना जानता हो। ऐसा होता नहीं है। बालक पहले बोलना सीखेगा तब वो पढ़ना सीख पाएगा। ये सुनना और पढ़ना, ये जो 2 कौशल हैं, सुनना और पढ़ना, यानी सुनकर और पढ़ करके बालक बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करता है। बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करता है और जिसे हम ग्राह्य कौशल कहते हैं। जिसे हम ग्राह्य कौशल कहते हैं। तथा बोलना और लिखना, ये बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, जिसे हम अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। बालक में नैतिकता का ज्ञान होने लगता है। इन बालक में नैतिकता का ज्ञान, होने लगता है। बालक सही व गलत के विषय में जानने लगता है। बाल्यावस्था में शिक्षण जो है वो रुचिकर विधियों द्वारा होना चाहिए। शिक्षण जो है वो रुचिकर विधियों द्वारा हो। रुचिकर विधियों द्वारा हो। और ये रुचिकर विधियां कौन कौन सी हैं? जैसे मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि,
मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, आदि जो है शिक्षा के प्रमुख अंग होना चाहिए। अगली जो विशेषता है वो बाल्यावस्था में बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया जाए, तथा उनके कार्यों को स्वीकार किया जाए। यानी जिज्ञासा को शांत किया जाए तथा उनके कार्यों को स्वीकार किया जाए। देखा यहाँ कि जिज्ञासा को शांत किया जाए। यदि बालक के मन में कोई क्वेश्चन है तो अध्यापक से यदि पूछता है तो अध्यापक द्वारा उसकी क्वेश्चन का उत्तर दिया जाए। वो क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि बालक को जैसा आप उसके सामने व्यवहार करोगे बालक तो वैसा ही सीखेगा ना। इसलिए उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए तथा उनके कार्यों को स्वीकार किया जाए। यानी बालक ये पहली बार चार्ट बनाया, चार्ट में कोई सा चित्र बनाया, चित्र अच्छा बना, खराब बना, कैसा भी बना है, लेकिन अध्यापक द्वारा उसके कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ाया जाए। क्योंकि यदि अध्यापक ने कह दिया कि आपका ये चार्ट अच्छा नहीं बना है, चलो जाओ दोबारा फिर से बना लो, तो कहीं ना कहीं बालक में हीनता का विकास होने लगता है। इसलिए अध्यापक द्वारा बालक के कार्यों को स्वीकार किया जाए। अगली विशेषता है कि बालक को वास्तविकता की जानकारी देना चाहिए। वास्तविकता की जानकारी देना चाहिए। यानी यदि बालक पूछ रहा है अध्यापक से ने या गार्जियन से ने कि ये रात में उजेला कहाँ से होता है, तो बालक को ये नहीं बताना चाहिए कि ये चंदा मामा हैं उनसे उजेला होता है। बालक को बताना चाहिए कि जो है 8 ग्रह होते हैं और जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है और पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है। इस प्रकार बालक को वास्तविकता की जानकारी देना चाहिए। अगली जो व्यवस्था है वो जो है स्काउट, एनएसएस, एनसीसी शिक्षा के प्रमुख अंग होना चाहिए। यानी इनके द्वारा भी शिक्षा दी जानी चाहिए। एक दो पॉइंट और हैं, उनको हम लोग नोट करते हैं। नोट करके लिख लीजिए। ऐसा समय जो शैशवावस्था का अंत तथा बाल्यावस्था का प्रारंभ हो उसे आंतप्रज्ञ काल कहा जाता है। उसे आंतप्रज्ञ काल कहा जाता है। शैशवावस्था में बालक में हड्डियों की जो संख्या होती है, हड्डियों की संख्या जो होती है वो 350 लगभग होती है। ये हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में आपने देखा था कि 270 थी, वो 270 से बढ़ करके अब बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। और अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है, अस्थायी दांतों की संख्या
27 से 28 हो जाती है। आपने देखा था कि शैशवावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती थी, लेकिन बाल्यावस्था में 27 से 28 हो गई। लेकिन 6 माह में यदि बालक में देखा जाता था कि शैशवावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या तो 2 थी। बालक यहाँ बहिर्मुखी होने लगता है, यानी बालक बहिर्मुखी होने लगता है, क्योंकि बालक अभी शैशवावस्था में तो घर में ही निर्भर था, परिवार के ही सदस्यों पर निर्भर था। यहाँ बालक बहिर्मुखी होने लगता है, क्योंकि बालक अब स्कूल जाएगा, अपनी भाषा में बात करेगा, मेला जाएगा, बाजार जाएगा, मेला में देखेगा, बाजार में देखेगा कि वहाँ समोसे मिलेंगे, वहाँ जलेबी मिलेंगी, वहाँ खिलौने मिलेंगे, आदि जो है चीज़ें देखता है। तो बालक यहाँ से जो है बहिर्मुखी होने लगता है। यहाँ मस्तिष्क का जो विकास होता है, मस्तिष्क का विकास लगभग 95% पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था की विशेषताएं। थैंक यू।